मैंने बट से कहा तुम रिपोर्ट पेश करो। बट ने बड़ी मासूमियत से कहा रिपोर्ट क्या खाक पेश करूं चीफ, वो दोनों कहीं गए ही नहीं। तुम्हें शायद ये सुनकर हैरत हो कि उन्होंने बैरूने मुल्क 2 कॉलें की हैं, जिनमें से एक वो पहले भी कर चुके थे। ऑपरेटर ने आसानी से वो गुफ्तगू न सिर्फ सुन ली थी बल्कि उसे याद भी थी, इसलिए कि गुफ्तगू सिर्फ एक जुमले पर मुश्तमिल थी और वो जुमला बड़ा अजीब था। खरगोशों का जोड़ा मिल गया है। दूसरी कॉल उन्होंने उस वक्त की जब शाम को अखबारात उनके कमरे में पहुंचाए गए। ये कॉल भी शिगोराई में मादाम क्लारा को की गई थी और इस बार भी गुफ्तगू महज एक जुमले तक महदूद थी और वो जुमला था खरगोशों का जोड़ा बिछड़ गया है। इस जुमले के जवाब में दूसरी तरफ से भी एक ही जुमला कहा गया, उन्हें तलाश करो। मैंने मुस्तरिबाना अंदाज में कहा तुमने बड़ी कारामद मालूमात फराहम की हैं बट इसके अलावा और कोई बात? वो बोला किराए की कार उन्होंने तब्दील कर दी है और ये काम होटल के स्टाफ के तवस्सुत से हुआ है। अब उनके पास सुर्ख रंग की कार है। इसके अलावा उन्होंने कैप्टन बंसडिले के मुतल्लिक भी मालूम किया और महकमे से उन्हें जवाब मिला कि वो 2 दिन की छुट्टी पर है, तो विल्सन ने उसका पता बताकर तस्दीक चाही, जिसकी तस्दीक कर दी गई। डेविड रियान सर झुकाए काम में मसरूफ था। मैंने उसे मुखातिब किया, तुमने सुना डेविड? वो चौंक कर मेरी तरफ देखने लगा। मैंने उसे बताया कि बट ने क्या इत्तलात फराहम की हैं। डेविड ने कहा उन्हें शाम के अखबारात के जरिए इल्म हुआ होगा कि आप दोनों बच गए हैं। उससे कबल उन्होंने कैप्टन बंसडिले की फराहम करदा इत्तलात को दुरुस्त समझकर मादाम क्लारा को मुत्तला कर दिया होगा कि उनका मिशन कामयाब रहा है। इस इत्तला के जरिए खरगोशों वाला कोड मुकर्रर किया गया होगा ताकि फ़ोन पर महफूज तरीके से गुफ्तगू हो सके। मैंने कहा और इसलिए उन्हें बंसडिले की तलाश है कि उसने उन्हें गलत इत्तला फराहम क्यों की। लेकिन असल मसला मादाम क्लारा का है, वो कौन है और क्या है? डेविड बोला मादाम क्लारा का शुमार उन वर्कर्स में होता है जो रेंडल के मंजूर नजर हैं। कहने को तो वो औरत है मगर कारकर्दगी में बहुत से मर्दों को मात करती है। गुज़श्ता चंद माह से शिगोराई में इंचार्ज हैं। मैंने कहा क्या तुम उसके एड्रेस से वाकिफ हो? डेविड ने कहा नहीं, मेरे लिए तो वो फ़ोन नंबर भी नया है जो मिस्टर बड ने बताया है। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा उससे खतो किताबत करने का इरादा है। डेविड मुझे अजीब सी नजरों से देखने लगा। बोला अगर कभी कोई दस्तावेज वगैरह भेजनी हो तो उसके लिए एक पोस्ट बक्स नंबर मखसूस है। मैंने मादाम क्लारा का पोस्ट बक्स नंबर नोट किया। ये मादाम क्लारा के लिए मखसूस नहीं था बल्कि शिगोराई में एगलर के इंचार्ज का मखसूस नंबर था और चूंकि शिगोराई में यहूदी नवाज हुकूमत थी इसलिए एगलर के एजेंटों को वहाँ खासी मुराद हासिल थी। इन्हीं में से एक ये भी थी कि उनकी डाक कभी सेंसर नहीं की जाती थी। नीज ये कि जब भी कोई डाक आती थी उन्हें फौरन मुत्तला कर दिया जाता था। अचानक तहजीब ने कहा तुमने इस बार तन्हा सरगर्म अमल रहने का तहैया कर लिया है क्या? उसके लहजे में शिकायत थी। मैंने कहा नहीं तो मैंने बट से भी तो मदद ली है और फिर जनरल टेरिस भी तो भरपूर तरीके से हमारी मदद कर रहा है। तहजीब बोली अली ग्रुप के तमाम मेंबर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। उन्हें हमारी आमद की इत्तला मिल चुकी है और वो हमसे मिलने के लिए बड़ी बेताबी का मुजाहिरा कर रहे हैं। मैंने कहा तुम देख रही हो सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिल रही है। रेंडल है कि वार पर वार किए चला जा रहा है। अगर यही आलम रहा तो वो छा जाएगा। तहजीब ने हैरत से कहा ये तुम कह रहे हो? तुम्हारी वजह से एगलर को महज चंद घंटों के अंदर जो नुकसान पहुंचा है उसकी तलाफी बरसों नहीं हो सकेगी। क्या अब भी तुम्हारी तसल्ली नहीं हुई? मैंने कहा नहीं तहजीब, मैं उसे नुकसान पहुंचाने का सबब जरूर बना हूं मगर जब तक उसे खुद मेरे हाथों से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा बात नहीं बनेगी। तहजीब ने तफहीमी अंदाज में सर हिलाया। बोली मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ अली, मगर सवाल ये है कि तुमने मुझे क्यों उज़्वे मुअत्तल बना रखा है? मैंने कहा आज सुबह ही तो तुम रेंडल की कैद से आज़ाद हुई हो और आज ही से ये शिकवा कर रही हो। एक आध रोज आराम कर लो फिर देखा जाएगा। वो बोली कल की पूरी रात तुमने जाग कर गुजारी, आज दिन भर एक लम्हे के लिए पलक नहीं झपकाई और मालूम नहीं अभी कब तक तुम्हें सोना नसीब नहीं होगा। जब तुम खुद इतनी बेआरामी से रह रहे हो तो मेरा क्या कसूर है? मैंने हंसकर कहा कोई कसूर नहीं है बाबा, तुम्हारे करने का कोई काम हो या ना हो तुम्हें मसरूफ जरूर रखूंगा। तहजीब ने बुरा मानकर कहा कौन सा ऐसा काम है जो मैं नहीं कर सकती? जब तुमने बट से काम ले लिया तो क्या मुझे तुम्हारा हाथ बटाने का हक नहीं है? मैंने कहा तो तुम यूं करो कि अली ग्रुप के अरकान को हैंडल कर लो, किसी को शिगोराई भेजकर मादाम क्लारा के बारे में मालूमात हासिल करवाओ। वो बोली जब यहाँ मेरे लिए कोई काम ही नहीं है तो मैं खुद ही क्यों ना चली जाऊं। मैंने उस बात में सर हिलाया, कहा ठीक है तुम खुद चली जाओ, ये ज्यादा मुनासिब रहेगा। हमें इंतहाई बरकरफ्तारी का मुजाहिरा करना है। तुम्हारी तजवीज मुझे पसंद आई लेकिन इस वक्त जरा निकिता से निमट लें। कैथी ब्राउन ने दरवाजे के हजमी कुफल में चाबी घुमाई और ताला खुल गया। कुफल में से चाबी निकाल कर वो खुद पीछे हट गई और तहजीब आगे बढ़ी।
उसने हैंडल घुमाकर दरवाज़ा खोला, मगर उस मुख्तसर से कमरे के अंदर दाखिल नहीं हुई जिसमें निकिता को कैद किया गया था। ये कमरा टेरिस महल के तहखाने में वाक़ था और निकिता को मेरी सिफारिश पर इस कमरे में जगह दी गई थी। मैं और कैथी ब्राउन पीछे खड़े थे और तहजीब आगे थी। उसने दरवाज़ा पूरा नहीं खोला था। नीमवा दरवाजे से कमरे के अंदर पड़ा हुआ बेड नजर आ रहा था जो खाली था। दीवार के साथ रखी हुई कद्दे आदम चौबी अलमारी दिखाई दे रही थी जिसके पट बंद थे। अलमारी के साथ ही एक कुर्सी रखी हुई थी जो उस कमरे की वाहिद कुर्सी थी। कमरे में सब कुछ था मगर निकिता नहीं थी। मुल्हिका बाथरूम का दरवाजा अगर बंद होता तो सोचा जा सकता था कि वो बाथरूम में छुप गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। कैथी ब्राउन ने मेरी तरफ देखा जबकि मेरी तमाम तर तवज्जो तहजीब पर और तहजीब की कमरे की तरफ थी। आगे रहना उसकी ख्वाहिश थी जिसे मैंने रद्द नहीं किया था। तहजीब ने चंद लम्हे तवक्कुफ करने के बाद दरवाज़ा थोड़ा सा और वाक़ किया, मगर अब भी निकिता नजर नहीं आई। शायद वो दरवाजे के अक़ब में थी ताकि अंदर दाखिल होने वाले पर बेखबरी में हमला कर सके। तहजीब ने दरवाजे पर हौले से दस्तक दी, मगर उसका भी कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं हुआ। कैथी ब्राउन ने दोबारा मुस्तरिबाना अंदाज में मेरी तरफ देखा और मैंने उसका शाना हौले से थपथपाकर उसे पुरसुकून रहने का इशारा किया। दस्तक का कोई जवाब न मिलने पर तहजीब झपट कर कमरे के अंदर दाखिल हो गई ताकि दरवाजे के अक़ब से किए जाने वाले हमले से मौसर तौर पर निमट सके, लेकिन उस पर हमला नहीं हुआ। बरकरफ्तारी से अंदर दाखिल होने के साथ साथ तहजीब ने अपना रुख बदला था और कमरे के अंदर दाखिल होने के बाद वो बड़ी फुर्ती से दरवाजे की तरफ मुड़ गई थी, लेकिन उसके चेहरे के तासुरात से साफ जाहिर था कि दरवाजे के अक़ब में कोई नहीं है। फिर निकिता कहाँ गई? तहजीब बहुत तेजी से घूमी और उसकी नजरों ने उस एक लम्हे के अंदर अंदर कमरे का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन इस बार भी निकिता उसे नजर नहीं आई। मैं और कैथी ब्राउन अपनी अपनी जगह पर जमे खड़े रहे। तहजीब का जहन उस वक्त यकीनन बड़ी बरकरफ्तारी से काम कर रहा होगा। कमरे में निकिता को मौजूद न पाकर उसका ख्याल सबसे पहले बेड की तरफ मबजूल हुआ था और उसने बेड के किनारे फर्श से लटकती हुई चादर हटाकर बेड के नीचे झांका और ठीक उसी वक्त कैथी ब्राउन ने बड़ी मजबूती से मेरा हाथ थाम लिया। वो मेरी तवज्जो अलमारी की तरफ मबजूल कराना चाहती थी जिसका पट खुलता नजर आ रहा था और उसमें से निकिता बरामद हुई थी। उस वक्त तहजीब की पुश्त निकिता की तरफ थी और वो बेड के नीचे झांकने के बाद उठ रही थी। ये मंजर देखकर एक लम्हे को मैं खुद भी मुस्तरिब हो गया, मगर मैंने तेजी से अपनी कैफियत पर काबू पा लिया। तहजीब को गालिबन किसी गड़बड़ का एहसास हो गया था, इसलिए उसने उठते उठते पलटने की कोशिश की थी, मगर इतनी देर में निकिता उस पर हमला कर चुकी थी। निकिता ने तहजीब पर खड़ी हथेली का वार किया था। वो तहजीब की गर्दन को निशाना बनाना चाहती थी, लेकिन उसका निशाना जरा सा चूक गया और उसका भरपूर हाथ तहजीब के शाने पर पड़ा। निशाना चूकने में तहजीब की फुर्ती को भी दखल था। निकिता का निशाना चूकने के बावजूद शाने पर पड़ने वाले हाथ ने तहजीब को लड़खड़ाकर बेड पर गिरने पर मजबूर कर दिया। निकिता ने बड़ी तेजी से उस पर छलांग लगाई, लेकिन तहजीब ने बेड पर गिरते ही लोट लगाई थी, वरना वो निकिता की जद में आ गई होती। तहजीब उछलकर बेड से नीचे आ गई। अगर वो चाहती तो निकिता को बेड पर ही छाप सकती थी, उसके पास इतना वक्त था, मगर उसने निकिता से खुलकर मुकाबला करने का फैसला कर लिया था। तहजीब के दोनों हाथ आगे की तरफ फैले हुए थे और निगाहें निकिता पर मरकूज थीं, जो शायद ज़हनी तौर पर एतराफ़ कर चुकी थी। वो उठकर तो बैठ गई थी, लेकिन मुकाबले पर आमादा नहीं हुई थी। तहजीब गुर्राई, आओ सामने से आकर मुकाबला करो तो मैं तुम्हें बताऊं कि तुम कितने पानी में हो। निकिता के अंदाज में कुछ झिझक नजर आई, लेकिन वो फिर उठ खड़ी हुई, मगर उसके अंदाज से लगता नहीं था कि वो तहजीब से मुकाबला करेगी। उसके हर अंदाज से शिकस्त खुर्दगी जाहिर हो रही थी। अचानक निकिता ने कहा, नहीं, मैं तुमसे मुकाबला नहीं कर सकती। तहजीब ने मुतनफ़िराना लहजे में कहा, लेकिन छुप कर हमला कर सकती हो। यहूदी कौम है ही धोखेबाज। निकिता ने कहा, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम पर धोखे से हमला किया। और जुमला खत्म होते होते अचानक दोबारा तहजीब पर झपट पड़ी। तहजीब की पुश्त मेरी तरफ थी, इसलिए मैं उसके चेहरे के तासुरात नहीं देख सका, लेकिन ये अंदाजा है कि उसकी निगाह निकिता पर से हट गई होगी और निकिता उसे गाफिल समझकर उस पर झपट पड़ी होगी। मगर तहजीब के रद्द अमल से जाहिर होता था कि निकिता ने फाश गलती की थी, उसका खमियाजा उसे भुगतना पड़ा। तहजीब गाफिल नहीं थी, वो बड़ी फुर्ती से एक तरफ हटी। निकिता अपनी झोंक में आगे निकली तो पुश्त से तहजीब ने उसकी कमर पर एक जोरदार लात जमा दी। निकिता ने संभलने की बहुत कोशिश की, मगर लड़खड़ाती हुई कमरे से बाहर आकर गिरी। मैं एक कदम आगे बढ़कर झुका और निकिता को बालों से पकड़कर बड़ी बेदर्दी से उठाया। निकिता पर शायद जुनून का दौरा पड़ा था, इसलिए उसने मुझसे भी लिपट पड़ने की कोशिश की थी, मगर मैंने दूसरे हाथ से उसके मुंह पर एक भरपूर थप्पड़ रसीद किया। निकिता का मुंह घूम गया और वो उछलकर दरवाजे की चौखट से टकराई, फिर जमीन पर गिर पड़ी।
मेरे एक ही थप्पड़ से उसकी जुनूनी कैफियत हवा हो गई थी। मैंने सर्द लहजे में कहा, उठो निकिता, और एक बार फिर तहजीब को धोखा देकर उस पर हमला करने की कोशिश करूं। निकिता ने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे के सफेद नर्म नाजुक जिल्द पर मेरी 5 उंगलियों के निशान बन गए थे और उसके होंठों से खून की एक पतली सी लकीर बहकर उसकी ठोड़ी की तरफ आ रही थी। निकिता ने भर्राई हुई आवाज में कहा, तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया है अली। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। तहजीब ने कमरे से बाहर आते हुए कहा, हाँ अली ने तुम पर हाथ उठाया है, तो इसमें क्या खास बात हो गई? निकिता ने कहा, मुझे गौर से देखो अली, मैं तुम्हारी आइडियल हूँ। मैं वही चेहरा हूँ जो तुम्हें 14वीं के चांद में नजर आया करता था। यूं महसूस हो रहा था जैसे उसने तहजीब का जुमला सुना ही ना हो। तहजीब ने तंजिया लहजे में कहा, यही तो मुसीबत हो गई। अली को अब चांद में कुछ भी नजर नहीं आता, इसलिए हमने फैसला किया है कि तुम्हें चांद की तरफ वापस रवाना कर दिया जाए। निकिता ने तहजीब की तरफ जिन नजरों से देखा उसे अल्फाज में बयान करना बहुत मुश्किल है। उस एक निगाह में गुस्सा भी था और बेबसी भी, कहर भी था और रकाबत भी, हसद भी था और एहसास महरूमी भी। मैंने कहा, मुझे गौर से देखो निकिता, मैं वो शख्स हूँ जिसने तुम लोगों को क्लीन बोल्ड किया है। तुम्हारी मायनाज मशीनों को धोखा दिया है और तुम्हारे मोशे हावर्ड को एहसास भी हो गया है कि मैंने उसे कैसी शिकस्त से दो चार किया है। वो तुम्हारा वक्त था निकिता जब मुझे ड्रामा करना पड़ा। अब हमारा वक्त है, तुम भी कोई ऐसा ड्रामा रचाओ कि हम धोखा खा जाएं। तहजीब ने तंजिया लहजे में कहा, तुम समझ रही थी कि अली यार खान जैसा शख्स तुम्हारे हुस्न के दाम में गिरफ्तार हो गया है। क्या तुम्हें मालूम नहीं था निकिता कि अली ने शिकस्त खाना नहीं सीखा? तुम्हारा बेवकत हुस्न उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारी जिस्मानी रानाइयां उसके होशो हवास पर बिजली बनकर नहीं गिर सकती। तुम्हारी अदाएं इसका सुकून नहीं गारत कर सकती और तुम्हारी बेबाकी इसे भटका नहीं सकती। मैंने कहा, यह सब कुछ इन्हें मालूम था तहजीब, बस एक बात उन्हें मालूम नहीं थी कि मैं उन मशीनों को धोखा भी दे सकता हूँ। निकिता बोली, तुमने हमें धोखा दिया था अली और हम धोखा खा भी गए, लेकिन यकीन करो मैं यहाँ से निकलने के लिए तुम्हें कोई फरेब नहीं दूंगी। मैंने तंजिया लहजे में कहा, वाह, तुम्हारी ठिठाई की दाद देनी पड़ती है। चंद लम्हे पहले तो तुमने तहजीब को धोखा देने की कोशिश की थी। निकिता उठ खड़ी हुई। उसने बड़े मजबूत लहजे में कहा, वो मेरी भूल थी अली। मैं भूल गई थी कि अगर मैंने तहजीब को जेर कर लिया तब भी मैं यहाँ से नहीं निकल सकूंगी। तहजीब ने कहा, तुम्हें यह भी अंदाजा हो गया होगा कि तुम्हें जज्बा खैर सगाली के तहत यहाँ नहीं रखा गया। एगलर में तुम्हें खासी अहमियत हासिल है, यकीनन तुम्हारी मालूमात भी काबिल रश्क होंगी। निकिता ने कहा, मैं जानती हूँ और ज़हनी तौर पर हर किस्म के हालात से गुजरने के लिए तैयार भी हूँ। मैंने कहा, गोया तुमने ज़बान न खोलने का फैसला किया है, लेकिन फिलवक्त मैं सिर्फ मादाम क्लारा के बारे में जानने का ख्वाहिशमंद हूँ। मादाम क्लारा के नाम पर निकिता चौंकी थी। उसने हैरत से कहा, तुम्हें मादाम क्लारा के बारे में कैसे इल्म हुआ? मैंने मानी खेज लहजे में कहा, हमें और भी बहुत कुछ मालूम है निकिता, लेकिन तुम इस उलझन में मत पड़ो। सिर्फ ये बताओ कि हमसे ताउन करने पर आमादा हो या नहीं। निकिता ने एक झटके से कहा, नहीं, तुम लोग चाहे मुझे टुकड़े टुकड़े कर दो मगर तुम मेरी जबान नहीं खुलवा सकोगे। मैंने एक ठंडी सांस लेकर कहा, अगर तुम्हें मेरी मालूमात के बारे में अंदाजा होता तो तुम कभी ऐसी हिमाकत न करती। तुम शायद ही मेरी मालूमात में इजाफा कर सको। मैंने तो महज तुम्हें एक मौका देना चाहा था। मालूम नहीं क्यों तुमसे हमदर्दी महसूस होने लगी है। तुम जबान खोल देती तो। निकिता बोली, तुम एक फरेबी और मक्कार आदमी हो अली यार खान, तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। मैंने कहा, यह तो अपनी अपनी किस्मत की बात है निकिता। मैंने तुम्हें मौका दिया था मगर तुमने उससे फायदा नहीं उठाया और न ही ऐसा कोई इम्कान नजर आता है। निकिता बोली, तुम्हें बिल्कुल दुरुस्त नजर आता है। अब तुम हर इम्कान अपने जहन से झटक दो। मैं तुम्हारे किसी फरेब में आने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैंने तहजीब और कैथी ब्राउन की तरफ देखा। कहा, अब क्या किया जाए? तुम लोग तो कह रहे थे कि निकिता को बेवकूफ बनाकर इससे बहुत कुछ उगलवाया जा सकता है। तहजीब ने कहा, या तो तुम्हारी समात में नक्स हो गया है या फिर यादाश्त कमजोर हो गई है। मैंने बेवकूफ बनाने को नहीं, रोस्ट बनाने को कहा था। कैथी कैसे पीछे रहती बोली, और मैंने टोस्ट बनाने को कहा था। अगर कहो तो टोस्टर का बंदोबस्त करूं। मैंने निकिता की तरफ देखा। कहा, क्या ख्याल है, रोस्ट बनना पसंद करोगी या टोस्ट? बेवकूफ बनने से तो तुमने इनकार कर दिया। निकिता के चेहरे पर करब के आसार नजर आए। बोली, मुझे नहीं मालूम था कि तुम बेबस लोगों का मजे का भी उड़ा सकते हो। मैंने हैरत से कहा, अभी तो तुम किसी भी सूरत जबान न खोलने के अज़्म का इजहार कर रही थी और अब तुमने खुद पर मजलूमियत तारी कर ली। बोली, मैंने खुद पर मजलूमियत तारी नहीं की, बल्कि ये तुम्हारे सफाक तर्ज अमल पर मेरा रद्द अमल है। मैंने कहा, कमाल है, जिन लोगों ने लाखों फलस्तीनियों को बेघर कर दिया उनसे दूसरों के दो जुमले भी बर्दाश्त नहीं होते। निकिता ने गुस्सीले लहजे में कहा, तुम फलस्तीनियों के ठेकेदार नहीं हो, ना ही फलस्तीन से तुम्हारा कोई ताल्लुक है, बल्कि तुम तो अरब भी नहीं हो।
मैंने कहा जिस तरह मैं अरब नहीं हूं उसी तरह तुम भी इसराइली नहीं हो, बल्कि कोई भी इसराइली नहीं है। क्या मजहबी रिश्ता सिर्फ यहूदियों के लिए मखसूस है? दुनिया भर के यहूदी मिलकर इसराइल के क़याम और उसकी मजबूती के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हैरत की बात है कि उनसे एक गैर अरब बर्दाश्त नहीं हो रहा। हालांकि बात बराबर की है, फलस्तीनियों से मेरा भी दीनी रिश्ता है। जब एक रिश्ते को तुम लोग अपने लिए जायज़ करार दे सकते हो तो दूसरे के लिए उसे किस तरह नाजायज़ कहोगे? तहजीब ने कहा, तुम खामखा वक्त बर्बाद कर रहे हो अली। अगर ये मादाम क्लारा के बारे में नहीं बताती तो इसका किस्सा ख़त्म करो। मैंने कहा, नहीं तहजीब, मैं इसका किस्सा ख़त्म नहीं करूँगा। अगर ऐसा हुआ तो इसराइल पर एक यहूदी की कुर्बानी का इजाफा हो जाएगा और मैं किसी यहूदी को ये सादत नहीं बख्शना चाहता। मैंने खामोश होकर निकिता के चेहरे की तरफ देखा, फिर कहा, अलबत्ता अगर निकिता का ये हसीन चेहरा दागदार हो गया तो मुझे खुद भी इसका अफसोस होगा। निकिता ने दांत पीस कर कहा, मैंने आज तक किसी ऐसे शख्स को तवील जिंदगी पाते नहीं देखा जिसने मोशे हावर्ड की दुश्मनी मोल ली हो। मैंने कहा, अपनी दानिश में तो तुम्हारे मोशे हावर्ड ने आज सुबह मुझे खत्म कर ही दिया था, लेकिन शायद तुम नहीं जानती कि हम मुसलमानों के अकायद के मुताबिक जिंदगी और मौत सिर्फ खुदा के इख्तियार में है, लिहाजा उस तरफ से तो बिल्कुल बेफिक्र रहो। लेकिन अल्लाह ने चाहा तो अब तुम लोगों का वक्त बहुत करीब आ गया है। मोशे हावर्ड को मैं अनकरीब मुंह तोड़ जवाब देने वाला हूँ, लेकिन तुम्हारा मामला मैं तहजीब पर छोड़ता हूँ। तुम्हारे साथ वो जो भी सुलूक करे इसकी मर्जी। बंसडिले नशे में धुत हो रहा था। गुज़श्ता 1 घंटे से मैं उसके साथ था और उसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि उससे हासिल होने वाली मालूमात सीग़े राज में रहेंगी। बंसडिले ने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, 3 साल पहले मुझे मुलाजिमत से निकाल दिया गया था, अब मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है? मैंने अपना सर पीट लिया। ये सवाल उसने शायद 20वीं दफा किया था। मैंने झुंझला कर कहा, मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हें शराब क्यों फराहम की गई। अब तुम इस काबिल भी नहीं रहे कि कुछ समझ बूझ सको। बंसडिले ने हाथ उठाकर कहा, नहीं ठहरो। वो कुछ सोचने की कोशिश कर रहा था। बोला, ठीक है, मैंने तुम्हारी बात पर यकीन कर लिया, मुझे गिरफ्तार नहीं किया गया है। अगर ऐसा होता तो मुझे शराब क्यों फराहम की जाती? मैंने एक तवील सांस लेकर कहा, शुक्र है, बात तुम्हारी समझ में तो आई। अब मुझे ये बता दो कि जिस इल्जाम में तुम्हें मुलाजिमत से निकाला गया था उसमें किस हद तक सदाकत थी? बंस भड़क उठा। बोला, तुम ये बात क्यों पूछ रहे हो? यकीनन मेरे खिलाफ कोई गहरी साजिश हो रही है। मैंने कहा, मुझे गौर से देखो बंस, मैं तुम्हारे मेकअप में हूँ। मुल्क के दुश्मन मेरे पीछे पड़े हुए हैं और उनसे नबरद आज़मा होने के लिए मैंने तुम्हारा इंतखाब किया है। क्या तुम ये पसंद नहीं करोगे कि अपने मुल्क के काम आओ? वो बोला, जरूर पसंद करूंगा, मगर इसके एवज मुझे क्या मिलेगा? मैंने बेसाख्ता कहा, तुम्हें मुलाजिमत पर बहाल कर दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें न सिर्फ मुझसे ताउन करना पड़ेगा बल्कि आइंदा के लिए साफ सुथरी जिंदगी गुजारने का वादा भी करना पड़ेगा। बंस ने खुश होकर कहा, मुझे मंजूर है, मगर मैं शराब नोशी नहीं छोड़ सकता, ये मेरी कमजोरी है। मैंने सवालिया अंदाज में कहा, और अय्याशी, मैंने सुना है लड़कियां तुम्हारी कमजोरी हैं। वो बोला, ये उस वक्त की बात है जब मैं मुलाजिमत में था और ऊपर की आमदनी भी अच्छी खासी हो जाती थी। लड़कियां खुद परवानावार मुझ पर गिरती थीं, लेकिन जब मुलाजिमत छूटी और मेरा हाथ तंग होना शुरू हुआ तो यके बाद दीगरे उन सब ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। अब मैं हूं और मेरी तन्हाई है। गुजर औकात करने के लिए मेहनत मजदूरी करना पड़ती है। मुझ पर लड़कियों की हकीकत मुनकशिफ हो चुकी है। अब अपने हालात सुधरते ही मैं शादी कर लूंगा। मुझे मालूम हो गया है कि मुलाजिमत कितनी अहम चीज होती है। वो नशे में था और उसकी बात पर यकीन करना आसान नहीं था, मगर मैंने यकीन कर लिया। ठोकर खाने के बाद आदमी के संभलने के इम्कानात रोशन हो जाते हैं। मैंने कहा, तुमने बताया नहीं कि जिस इल्जाम में तुम्हें बरतरफ किया गया था उसमें किस हद तक सदाकत थी? बंस ने कहा, मुझ पर रिश्वत सतानी का इल्जाम था, लेकिन मैं अकेला ही तो रिश्वत नहीं खा रहा था, अपने अफसरान को भी खिला रहा था। और महकमे में ऐसा कौन पारसा है जो सिर्फ तनख्वाह पर गुजारा कर रहा हो? मैंने कहा, क्या तुम ये समझते हो कि तुम्हारे अफसरान और साथियों ने तुम्हारे साथ ज्यादती की है? तुम्हें मुलाजिमत से नहीं निकाला जाना चाहिए था। बंस सोच में पड़ गया, फिर झिझकते हुए बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता। मैंने बंसडिले की आंखों में देखते हुए कहा, क्या इसलिए कि तुम्हारे साथी असल मामले को सामने नहीं लाए थे? वो बुरी तरह चौंक पड़ा। बंस ने बौखलाकर पूछा, कौन सा असल मामला? उसका नशा हरन होता महसूस हो रहा था। मैंने बेपरवाही से कहा, कुछ नहीं, जो कुछ मुझे मालूम हुआ था उसकी तस्दीक करना चाह रहा था। सुना है तुम्हें फनून सिपाहगरी से भी दिलचस्पी है। बंस ने कहा, सिर्फ शमशीर जनी से, मगर तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। मुझे अपना मुस्तकबिल खतरे में नजर आने लगा है। मैंने कहा, बेफिक्र रहो, मैंने जो वादा किया है उस पर कायम हूँ और तुम भी अपनी बात पर कायम रहना, वरना बड़े खसारे में रहोगे।